हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन इन 1897। उसके बाद सेम ईयर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी एंड आफ्टर 35 ईयर्स यानी 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उससे ये पता चल गया था कि जो एटम होता है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। एटम सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता मैटर का। एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। और उसके बाद बात आती थी कि अब क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मॉडल दिए। और सबसे पहला जो मॉडल दिया था एटम की स्ट्रक्चर के लिए वो दिया था सर जे थॉमसन ने 1903 में। उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। डेट्स वाई जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जिक्र किया है। और जे थॉमसन का मॉडल क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जे थॉमसन ने अपने मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया था। और उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है वो एक स्फेयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, यानी एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो एटम में हर जगह यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं कहीं पे एम्बेडेड है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम पे उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम पे। इसका मतलब एटम इज अ होल न्यूट्रल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो एटम न्यूट्रल है। एक तो ये बात बोली थी और एक ये बोला था कि एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। यू कैन सी द पिक्चर कि एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एटम एक स्फेयर है, यानी एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे एम्बेडेड है, ठीक है, ताकि उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। और इन्होंने अपने मॉडल को वाटरमेलन मॉडल से भी कंपेयर किया था। वाटरमेलन मॉडल में क्या बोला था इन्होंने कि यू कैन ट्रीट द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है आप उसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो पूरा, और जो आपके सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं वाटरमेलन में, यू कैन ट्रीट देम एज इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था कि जैसे केक होते हैं, केक में ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। आप उसी तरीके से एटम को मान सकते हो कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद देखिए जे थॉमसन ने सक्सेसफुली ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। लेकिन उस समय कई और साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। जे थॉमसन का मॉडल उनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस टाइम रदरफोर्ड अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के ऊपर। तो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था वो फेल हो गया था। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो दिया था उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और फिर उसे क्या कंक्लूजन निकाला और फाइनली उन्होंने अपना एक एटम का मॉडल दिया, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। रदरफोर्ड के मॉडल को स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस व्हाट बेसिकली इज एन अल्फा पार्टिकल। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट बेसिकली इज एन अल्फा पार्टिकल, कि एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल नहीं होता, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज, हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी +2 आपका पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल है उसका जो मास है वो 4 यूनिट मास है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 यूनिट मास है। अच्छा, अब आप सभी को पता है जो आपका हीलियम का एटम होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 2 होता है और जो मास नंबर होता है वो आपका 4 होता है, ठीक है। अगर हीलियम के एटम से हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, अगर हीलियम के एटम से हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो आपका हीलियम का आयन बन जाएगा। हीलियम का जो आयन होगा उसका क्या आपका सिंबल होगा। हीलियम आयन इज नथिंग बट He2+।
तो हीलियम का आयन क्या होगा, He2+ होगा। तो ये जो आपका हीलियम का आयन होता है जिसको हम डबली आयनाइज्ड कहते हैं, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए ना, तो अगर हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें तो हमारा हीलियम का आयन बन जाएगा, और इसी हीलियम के आयन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्यों अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि हीलियम ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हीलियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हीलियम का मास तो आपको पता है 4 होता है। इट मींस अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई थी, टक्कर कराई थी गोल्ड फॉइल के साथ। तो चलिए रदरफोर्ड के मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेड का ब्लॉक है, और उस लेड के ब्लॉक के अंदर एक आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है। सो दिस इज योर रेडियो एक्टिव सोर्स। तो ये आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है। देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं। ऐसे सोर्स जिन सोर्सेज में से आपकी रेडिएशंस निकलती हैं। अब जो रेडिएशंस होती हैं या जो एनर्जी होती है वो 3 टाइप की होती है। या तो इस सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा रेज निकलेंगी, या इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेंगे, या यहाँ पे गामा पार्टिकल निकलेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे अल्फा रेज यानी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से एमिट होंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, अब देखो रेडियो एक्टिव सोर्स आपका यूरेनियम भी हो सकता है। सो द रेडियो एक्टिव सोर्स कैन बी यूरेनियम। ये यूरेनियम भी हो सकता है आपका, या ये आपका यहाँ पे रेडियम भी हो सकता है। रेडियम इज ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम भी हो सकता है, या फिर ये आपका पोलोनियम भी हो सकता है, इट कैन बी पोलोनियम। तो हमारे टोटल जो एलिमेंट्स हैं दे आर अराउंड 118 है ना। हमारे पीरियडिक टेबल में आपने देखा होगा 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स में जब आप लास्ट वाले एलिमेंट्स को देखोगे जिनका मास काफी ज्यादा होता है, वो जनरली हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मींस दे एमिट रेडिएशंस, उनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये 3 टाइप की होती है, एक तो अल्फा रेडिएशंस, एक बीटा, एक गामा। तो यहाँ जो आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है ये हमारा अल्फा सोर्स है, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए आप कि दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स विच एमिट्स अल्फा पार्टिकल। तो इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से यहाँ से जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये आपके अल्फा पार्टिकल्स है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये जैसे ही निकलेंगे तो सामने इसके क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे गोल्ड की फॉइल है। क्या है यहाँ पे, गोल्ड की फॉइल है। गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ही पतली, यहाँ पे बहुत ही पतली यानी बहुत ही थिन। गोल्ड फॉइल इज नथिंग बट अ थिन शीट ऑफ गोल्ड। एक सोने की बहुत ही पतली शीट, थिन शीट ऑफ गोल्ड, थिन शीट ऑफ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड फॉइल मतलब क्या होता है, एक बहुत ही पतली सोने की शीट, उसको हम गोल्ड फॉइल कहते हैं। तो हुआ क्या था, यहां से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए और सामने एक गोल्ड फॉइल रखी हुई थी। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई गई, टक्कर कराई गई किसके साथ, गोल्ड फॉइल के साथ। और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस मिली उन्हें देखा गया, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और फाइनली फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आया होगा। एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, साइड में यहाँ पे लेड का ब्लॉक है। ये लेड का ब्लॉक इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी वाला मेटल होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को, ताकि यहाँ से जो भी रेडिएशन निकले वो सीधी सीधी निकले, साइड में जो भी रेडिएशंस निकले वो एब्जॉर्ब हो जाए। बस यही काम है यहाँ पे लेड के ब्लॉक का, ठीक है। ये यहाँ पे एक तरीके की शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो एक्स्ट्रा रेडिएशंस है जो साइड से निकल रही है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि हार्म ना हो साइड में, ठीक है। और सामने एक होल है, यानी सामने कुछ जगह खाली है जहां से ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और अल्फा पार्टिकल जैसे निकले तो अल्फा पार्टिकल के सामने एक बहुत ही पतली, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड, सोने की एक बहुत ही पतली शीट जिसे गोल्ड फॉइल कहते हैं, उसको रखा गया है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसकी बम्बार्टमेंट कराई, इसकी टक्कर कराई इस गोल्ड फॉइल के साथ, और उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री को देखा, ठीक है, स्कैटरिंग होने के बाद कि अल्फा पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किस तरीके से है। और फिर इस तरीके से पीछे की तरफ एक आपकी स्क्रीन है, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन है इससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे आके फाइनली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये जनरली हमारे यहाँ पे डिटेक्ट करती है, इट्स अ काइंड ऑफ डिटेक्टर, कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉइल से बम्बार्ट हुआ या स्कैटर हुआ तो उसका पाथ किस तरीके का है।
वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ या बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ट्रेजेक्ट्री, बेसिकली ट्रेजेक्ट्री को देखने के लिए, ट्रेजेक्ट्री को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा दी, दैट इज डिफ्लेक्शन स्क्रीन। तो चलिए अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, यानी क्या देखने को मिला, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग जो हुई वो किस तरीके से हुई। तो देखिए सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशंस थे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। यानी कि यहां से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकले थे उनमें मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी कि यहां से मान के चलिए 1000 अल्फा पार्टिकल आए तो 1000 में से तकरीबन 950 यानी 950 या 900 यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो इस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, यानी बिल्कुल सीधा निकल गए, जैसे उनके सामने कुछ है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये गोल्ड की फॉइल है। अब देखो गोल्ड फॉइल मतलब मैंने आपको बताया एक बहुत ही पतली गोल्ड की शीट है। अब गोल्ड की शीट के अंदर क्या होगा, गोल्ड की शीट के अंदर गोल्ड के एटम होंगे, जाहिर सी बात है ना। आपको पता है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि जो मैटर होता है कोई भी, उसके अंदर एटम्स होते हैं, और अभी हमें पता चल चुका है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। और जे थॉमसन ने क्या बोला है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, है ना। जे थॉमसन का मॉडल याद रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे जे थॉमसन का मॉडल ही चल रहा है, रदरफोर्ड ने अभी अपना मॉडल नहीं दिया है, बस यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो रही है, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लगभग सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो इस गोल्ड फॉइल में से सीधे ही निकल गए, बिल्कुल सीधे, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रोक टोक के, सीधे आए सीधे निकल गए, जैसे उनके सामने कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड ए वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब ऐसे आए यहाँ पे और स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया और आने के बाद एक छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, सो दिस इज द स्मॉल एंगल, ठीक है। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल वो भी थे जो यहाँ पे सीधे आए और थोड़े लंबे लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, जैसा आप देख सकते हो ये एक अल्फा पार्टिकल आया और ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, देखो लार्ज एंगल पे ना, बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। या फिर मैं इसको यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी, कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो सीधे आए और सीधे निकल गए, देखो सीधे आए सीधे निकल गए, सीधे आए सीधे निकल गए ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, यू कैन सी दिस अल्फा पार्टिकल। इस पिक्चर में आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये बीच में आपको जो चार दिखाई दे रहे हैं ये गोल्ड के एटम है, सीधी सी बात है ना। गोल्ड की जो फॉइल होगी, गोल्ड की फॉइल में किसके एटम होंगे, गोल्ड के एटम होंगे। तो ये आपकी गोल्ड की फॉइल है बीच में, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज योर गोल्ड फॉइल, ये आपकी गोल्ड की फॉइल है, ठीक है। अच्छा, अब यहां कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट मतलब होता है थोड़ा सा डेविएट हो जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। जैसे आप पहले तो सीधे चल रहे थे, फिर आप थोड़ा सा डेविएट हो गए। एक होता है आप बिल्कुल सीधे चल रहे हो, मतलब आप डेविएट नहीं हुए हो, है ना। लेकिन अगर आप सीधे चल रहे थे पहले, फिर थोड़ा सा मुड़ गए हो, इसका मतलब आप डेविएट हो गए हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। आप देख सकते हो ये वाला अल्फा पार्टिकल, आप इस पॉइंटर पे निगाह करो जहां मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ये सीधा आया, आने के बाद देखो ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, लार्ज एंगल पे। कैसे लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ओरिजिनल पाथ को आप सीधा ट्रेस कर लो और यहां से इस एंगल को मेजर कर लो थीटा, आप देख सकते हो लार्ज एंगल हो गया, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ। और बहुत ही थोड़े, यानी कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे, ध्यान रखना वेरी फ्यू बोला है, यानी लेट अस टेक कि 1000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था। वेरी फ्यू बहुत ही कम, यानी 1000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल भी था जो कंप्लीटली रिबाउंड हो गया ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ। यानी ऐसा भी एक अल्फा पार्टिकल था 1000 में से जो अपने पाथ से
वापस टर्न हो गया, यानी 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप पहले सीधे जा रहे थे फिर आप वापस आ गए हो, सीधे जा रहे थे फिर वापस आ गए हो, यानी 180 डिग्री पे आप टर्न बैक हो गए हो। तो यहां आपको पिक्चर में शायद दिखाई दे रहा होगा, देखो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, यू कैन सी द पॉइंटर, देखो ये सीधा आया अल्फा पार्टिकल और टर्न बैक हो गया, सीधा आया टर्न बैक हो गया, यानी 180 डिग्री बिल्कुल सीधा आया और सीधा ही वापस हो गया। यानी बहुत ही थोड़े ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो यहाँ पे 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि वापस टर्न हो गए। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मिली। जल्दी से डिस्कस कर ले, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या काम करा, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई गोल्ड की फॉइल के साथ। आपको यहाँ पे पिक्चर में गोल्ड की फॉइल दिखाई दे रही होगी। गोल्ड की फॉइल के अंदर क्या होते हैं, गोल्ड के एटम्स होते हैं। ये आपके 4 एटम गोल्ड के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। सामने से अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा पार्टिकल पे +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पे +2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा रखा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जैसा आप देख सकते हो कि 1000 में से 900 अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रोक टोक के। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने तो कुछ है ही नहीं। ध्यान से समझना, उन्हें ऐसा लगा उनके सामने कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। आप खुद सोचो, अगर आप रोड पे सीधे जा रहे हो और अगर रोड बिल्कुल खाली है तो आप सीधे निकल जाओगे ना। लेकिन अगर आपके सामने कोई क्राउड आ जाए या कोई मान के चलिए वहां पे गाड़ी आ जाए, तभी तो आप थोड़ा सा बच के निकलोगे, तभी तो आप डिफ्लेक्ट होगे, है ना। तो वही चीज आप समझ सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकल गए इसका मतलब कि यहां पे एटम में एम्प्टी स्पेस है, एटम में काफी जगह ऐसी है जो खाली है बिल्कुल। मतलब यहां से यही पता लग रहा है हमें, तो है ना। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब देखिए वो छोटे एंगल पे कौन से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। छोटे एंगल पे वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए जो न्यूक्लियस के पास थे। अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो अभी मैं न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। अभी मैंने वर्ड यूज किया था न्यूक्लियस, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी फाइनली रदरफोर्ड ने की थी इन ऑब्जर्वेशंस को लेके, इनके कंक्लूजन को लेके, ठीक है। अच्छा, सो कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। और कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ मतलब बहुत ही थोड़े, यानी अराउंड 1 in 1000, वो ऐसा भी था जो वापस चला गया टक्कर करके, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने। ऑब्जर्वेशंस तुमने देख ली, क्या क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने। अब उन्होंने क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाला, देखिए। पहला कंक्लूजन जो था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन ये तो था ना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, है ना, बिना किसी बिना अपने रास्ते से भटके सीधे निकल गए। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, इट शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। यानी कि इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब आप ध्यान से सोचो, जे थॉमसन ने क्या बोला था अपने मॉडल में। जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला था कि एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, हर जगह। लेकिन रदरफोर्ड ने पहला ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बोला कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। जे थॉमसन ने बोला था एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला है कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं होता एटम में। एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, ठीक है। जे थॉमसन ने ये बोला है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो तो सड़क पे आपको हर जगह क्राउड मिलेगा, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो मोस्टली सड़क आपको खाली मिलेगी, आपको कहीं कहीं पे क्राउड मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपकी सड़क खाली मिलेगी। आप ऐसे इसको विजुलाइज कर सकते हो, आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जे थॉमसन का मॉडल देखो यहाँ पे फेलियर हो गया, है ना। उन्होंने तो बोला था कि एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, ठीक है। चलिए आगे अगला कंक्लूजन देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड लार्ज एंगल। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम विच रिपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एंड डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अब इस ऑब्जर्वेशन को, इस कंक्लूजन को ना ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब
एटम में एक सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेटेड है। जे थॉमसन ने बोला था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला है, लेकिन रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि एटम में एक सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पर्टिकुलर जगह पे है। मैंने आपको बोला है जैसे सड़क पे जो ट्रैफिक जैम है, या आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, सड़क पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको जो क्राउड दिखाई दे रहा है वो हर जगह दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जो क्राउड दिखाई दे रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे दिखाई दे रहा है, एक सेंटर पे दिखाई दे रहा है, यानी एक जगह दिखाई दे रहा है। ओके, सो सेकंड कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है विच रिपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल एंड डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अब देखिए एक बात आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और सामने भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, आप सभी को पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम He2+। अल्फा पार्टिकल हीलियम का आयन होता है ना He2+, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव आएगा वो तभी तो डिफ्लेक्ट होगा ना, इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है, अगर अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तभी तो ये अपने पाथ से डेविएट होगा। इसका मतलब ये सेकंड जो कंक्लूजन था, इसमें रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो तो सीधे निकल गए, देखो ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, लेकिन ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, देखो ये वाला अल्फा पार्टिकल, ये वाला अल्फा पार्टिकल, ये हमारा डिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा सा भटक गया, थोड़ा सा डेविएट हो गया अपने रास्ते से। ऐसे ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। देखो आप इस वाले अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देखना, ये सीधा आना चाहिए था लेकिन ये ऐसे घूम के चला गया, देखो ये ऐसे घूम के चला गया, ऐसे घूम के चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। कैसे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये लार्ज एंगल पे क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो यही सेकंड कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं फैला होता, एटम में एक सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है, जो खुद एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो अपने पाथ से यहाँ पे डेविएट हुआ है। आई थिंक आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। चलिए एक बार लास्ट वाली कंक्लूजन और देखते हैं। देखिए लास्ट कंक्लूजन क्या निकाली कि द ऑब्जर्वेशन दैट ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। आपको पता है कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे, यानी 1000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल भी था जो कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से वापस मुड़ गया, 180 डिग्री पे घूम गया। मतलब सीधा आ रहा था, ऐसे सीधा आ रहा था बिल्कुल, और सीधा आ रहा था और वापस 180 डिग्री पे वापस चला गया, सीधा आया वापस चला गया। अब देखो ये तो तभी पॉसिबल है जब इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे टकरा के वापस आ जाए। ध्यान से समझना, अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा था, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिली, बिल्कुल सीधा आ रहा था और बिल्कुल ऐसे ही वापस मुड़ गया। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के बिल्कुल सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आया है जो काफी ज्यादा भारी होगा इससे, है ना। अल्फा पार्टिकल पे खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव के सामने अल्फा पार्टिकल, देखो अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। लेकिन अब एक बात समझना, अल्फा पार्टिकल जो है अगर उसके सामने उससे ज्यादा कोई भारी चीज आए तभी तो वापस मुड़ेगा ना वो। भाई अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, सामने वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सामने वाला जो होगा अगर उसकी ताकत ज्यादा होगी तभी तो अल्फा पार्टिकल वापस घूम के आ जाएगा। आप सीधा जा रहे हो, आपके सामने कोई ताकतवर इंसान आ जाए जो आपको बोले कि वापस जाओ, आप तभी तो वापस जाओगे ना। लेकिन अगर कोई कमजोर आएगा तो आप उसको हटा दोगे अपने रास्ते से। तो इसका एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि क्या ऑब्जर्वेशन मिली, क्या कंक्लूजन मिला यहाँ पे कि द ऑब्जर्वेशन दैट ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड
ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल शो डेट, तो इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पे है वो काफी ज्यादा डेंस है और हार्ड है, विच डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू इट। चलो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखो तो ये जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, ये क्या निकाला, सेकंड, देखो सेकंड कंक्लूजन क्या बोला कि एटम में एक सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह पे फैला हुआ नहीं है। जैसे जे थॉमसन ने बोला था कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल। मैंने देखो दोनों आपको मॉडल कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। जे थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला है पहले ऑब्जर्वेशन में, पहले कंक्लूजन में तो ये बोला है कि एटम में मोस्टली स्पेस एम्प्टी होता है। अगर एटम में मोस्टली स्पेस एम्प्टी होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, उसने बोला पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, यानी एक सेंटर में होगा। और फिर उन्होंने तीसरी ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफी ज्यादा डेंस है, यानी कि एक थोड़ी सी जगह में ही सारा का सारा पॉजिटिव है, एक छोटी सी जगह में। डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये जो है ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही है, यानी इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे ही है कंसंट्रेटेड, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो काफी ज्यादा डेंस है और ये जो है ये काफी हैवी है, यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसी जगह पे एटम में। तो देखो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिला रदरफोर्ड को कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में एटम का सारा मास प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पे रदरफोर्ड ने क्या बोला है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह में होता है, जिसकी वजह से ये जो जगह होती है काफी डेंस होती है। और इसी जगह को, इसी स्पेस को, एटम के सेंटर में ये जो स्पेस है, ये जो जगह है जहां पे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा मास है, इसी जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला। दिस इज द न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और उन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है छोटी सी लोकेशन में और सारा का सारा मास होता है। एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने क्या बोला इस जगह को कि एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं, यानी एटम के न्यूक्लियस में ही एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं। देखो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी अभी हुई नहीं थी, इसलिए मैं न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा, ओनली मैं प्रोटॉन्स की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कब हुई थी, 1932 में, इसीलिए अभी न्यूट्रॉन्स का कोई जिक्र नहीं होगा। लेकिन हाँ, रदरफोर्ड ने इतना तो बोल दिया था अपने मॉडल में कि एटम का सारा जो मास होगा वो एटम के सेंटर में लोकेटेड होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर होगा, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी एक सेंटर में होगा और काफी ज्यादा डेंस होगा, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे इकट्ठा होगा। आप ऐसे समझिए, जे थॉमसन ने बोला था सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला है कि सारा पॉजिटिव चार्ज फैला नहीं हुआ है। एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके सामने आया था, ध्यान से समझना, एटम का सारा मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सामने से आया था वो टकरा के वापस घूम गया, यानी वो टर्न बैक हो गया, 180 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के बिल्कुल सामने ही न्यूक्लियस आ गया था। देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बिना किसी दिक्कत के निकल गया है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्यों? क्योंकि इन अल्फा पार्टिकल के सामने तो कुछ आया ही नहीं है ना। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल है जो आया और वापस 180 डिग्री पे घूम गया, ये क्यों घूम गया? क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल के बिल्कुल सामने कौन आ गया? न्यूक्लियस आ गया, जहां पे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और एटम का सारा मास प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन देने के बाद अपना एक मॉडल दिया
अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल क्या दिया। सो रदरफोर्ड ने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने सॉरी क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस और बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला है कि एटम के न्यूक्लियस में सारा का सारा मास होता है। अब एटम का जो मास होता है वो ओनली प्रोटॉन की वजह से तो होता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला है कि जो एटम होता है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जो एटम होता है एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड अच्छा, सो एटम के अंदर क्या होता है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो एटम होता है, एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम का सारा मास होता है, क्योंकि एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का पता चल चुका था। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। यानी एटम का जो न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया जैसे, तो एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से ये एक बात बोली है यहाँ पे रदरफोर्ड ने। उसके बाद देखिए, सो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, न्यूक्लियस सराउंडेड होता है, न्यूक्लियस घिरा होता है किससे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड, और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी से। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, सो दिस इज माय न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं एट वेरी हाई स्पीड। यू कैन विजुअलाइज, आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से बहुत तेजी से यहाँ पे घूमते रहते हैं। द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर पाथ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से, तो इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ को, जिस पाथ में घूम रहा है, उसको ऑर्बिट कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल। अब एक बात आपको पता है कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज एटम हो गया, सो दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एटम के सेंटर में, और ये मेरा मान के चलिए इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है लगातार, है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो पॉजिटिव हो गया न्यूक्लियस, नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, एक अट्रैक्शन हो गया। सो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो ये जो अट्रैक्शन है, इसी की वजह से हमारा जो एटम है यहाँ पे वो स्टेबल है, रदरफोर्ड ने बोला अपने मॉडल में। ठीक है, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल। ठीक है, तो जितना अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे कर रहा है, उतना ही अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव पे कर रहा है। और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी एटम जो होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है। एटम में पूरी खाली जगह है मोस्टली, बस बीच में न्यूक्लियस है जहां पे एटम का सारा मास है और सारा का सारा एटम का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो एक बार जल्दी से रदरफोर्ड का मॉडल देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बोला है, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बोला है कि जो एटम का सेंटर है, एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दिस इज द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड ने क्या बोला है, न्यूक्लियस के अंदर आपके एक तो प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के आप अंदर एक तो आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और क्योंकि अब एक चीज तो आपको पता है कि आपका जो प्रोटॉन्स होते हैं, आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं, यू नो, सो जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, सो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब क्या समझ आया हमें कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो एटम का न्यूक्लियस कैसा हो गया, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन्स होते हैं
और एक न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, अगर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब सारा चार्ज किसका है, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जो एटम का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस में कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एक और बात मैंने आपको बताया था, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो काफी कम था। कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ही कम है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको ध्यान हो तो, कि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, लेकिन जितना मास प्रोटॉन्स का होता है, जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास आपका न्यूट्रॉन का होता है, लगभग सेम होता है दोनों का मास, ठीक है। और कितना होता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास आपका होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना मास होता था प्रोटॉन का। और इतना ही मास आपका किसका होता था, न्यूट्रॉन का होता था। इसका मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है, काफी कम होता है। इसीलिए जितना मास प्रोटॉन का होता है प्लस जितना मास न्यूट्रॉन्स का होता है वो ही हमारा एटम का मास होता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि एटम के न्यूक्लियस में ही एटम का सारा मास प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम का सारा मास कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है। और इसी एटम के सेंटर का नाम रदरफोर्ड ने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। तो यहाँ पे इस मॉडल को मैं खत्म करता हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि जे थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हो गया था, क्योंकि जे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बोला था कि एटम का पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और क्या बोला है कि एटम जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, और जो भी एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सेंटर में होता है। एटम के सेंटर में एक थोड़ी सी वॉल्यूम में, थोड़ी सी जगह में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है, काफी हैवी होता है, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। जितना मास प्रोटॉन्स का होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।